Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnwal एंड फ्रेंड्स, आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये अपना पार्ट 2 है और इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया है आपको, जिसमें अपना स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और आपका EPRG फ्रेमवर्क हो गया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, जो भी कॉमर्स वाले, मैनेजमेंट वाले या इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स जो भी नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखो। और अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ शेयर भी करना। ओके, चलो, तो ये अपना पार्ट 2 है। तो ये देख रहे हैं हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। देखो, तो जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, मार्केटिंग कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए सभी लोगों ने अपना अपना, कुछ लोगों ने व्यूज़ दिए रखा है, ठीक है, थ्योरीज दी है। तो क्या है, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है थ्योरीज को। एक है आपका कंट्री बेस्ड और दूसरा है फॉर्म बेस्ड, क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो ये क्लासिकल थ्योरीज आपकी होती हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की थ्योरीज हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो थ्योरीज आई वो उनको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरीज। तो क्लासिकल थ्योरीज थी ना, वो कंट्री बेस्ड थी। मींस ये कंट्रीज में डीलिंग को लेकर थ्योरी दिया था इन्होंने। तो क्या था इसमें, अगर आप, मेरे पास किसी चीज़ की कमी है ना, तो मैं उसको इंपोर्ट करूँगी दूसरी कंट्री से, और मेरे पास जो ज़्यादा है उसको मैं एक्सपोर्ट करूँगी दूसरी कंट्रीज़ में। ऐसा था क्लासिकल थ्योरी में। और मॉडर्न बेस्ड थ्योरीज में क्या था कि हाँ, ये फॉर्म बेस्ड थ्योरीज थी। तो इसमें ना इसमें बोलते थे कि हाँ, हम अभी फॉर्म्स को देखेंगे बेसिकली, ठीक है। मीन्स अपने कंट्री के अंदर देखेंगे कि मुझे एडवांटेज किस में मिल रहा है, मैं किस तरह से डील करूँ, ट्रेडिंग करूँ, और सो दैट मैं ग्लोबल लेवल पे फिर compete कर पाऊँ। तो ये था आपका फॉर्म बेस्ड थ्योरीज में। ओके, चलो आगे चलते हैं। नहीं, देखो, आप ये देख लो, क्लासिकल में ना आपका मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज एंड हेक्सर-ओलिन की थ्योरी आती है। मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज में कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, रेवलरी थ्योरी एंड पोर्टर की नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी आती है। ओके, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये है अपना मर्केंटिलिज्म। तो मर्केंटिलिज्म कब आया? 1630 में आया ये थ्योरी। और किसने दिया है? थॉमस मूर ने दिया ये थ्योरी। तो ये इस थ्योरी में क्या बोला जाता है? मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर। मीन्स आपके पास जितनी ज़्यादा गोल्ड है, आपका वेल्थ उतना अच्छा है, आपकी कंट्री उतनी स्ट्रांग है। मीन्स ये क्या देते थे ना, ये इंकरेज करते थे कि गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाओ। तो गोल्ड रिजर्व्स कैसे बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट करने से। तो ये बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इम्पोर्ट। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते जाओ। इम्पोर्ट को तो इन्होंने देखा ही नहीं, बोला ही नहीं इम्पोर्ट करने को, ये सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ओके, तो बिलीव दैट ट्रेड डिपेंड्स ऑन प्लेंटी फुल ऑफ मनी। ये किस पे बिलीव करते हैं कि ट्रेडिंग ना सिर्फ मनी पे होती है। इन्होंने कमोडिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, ये मनी की बात करते हैं सिर्फ कि हाँ, गोल्ड रिजर्व्स रखते जाओ, ट्रेडिंग क्योंकि मनी पे ही होती है। ओके, और इस वजह से ना इनकी थ्योरी में ये बोला गया ट्रेड इज जीरो सम गेन। अब ये क्या है, देखो मैं समझा रही हूँ। ये ना, ये है आपकी डेवलपिंग कंट्री, ओके, और ये है आपकी डेवलप्ड कंट्री। तो इसमें होता क्या था, अब सिर्फ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। मींस ये जो डेवलप्ड कंट्री है, ये एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट किए जा रही है, मज़े हो गए, इसके पास तो पूरे गोल्ड रिजर्व आ रहे हैं। और ये जो डेवलपिंग कंट्री है, ये बेचारी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, ये इम्पोर्ट कर रही है। कब तक इम्पोर्ट करेगी? तो ये जैसी है ना डेवलपिंग, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा था, फिर डेवलपिंग कंट्रीज वैसे ही रह जा रही थी, इनफैक्ट और बुरी हालत होती जा रही थी इनकी। ओके, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स नहीं रहते थे। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो रहा था, पूरे गोल्ड आ रहे हैं, मज़े हो गए इनके। लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्ड भी रहेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गोल्ड हो रहा है हमारे पास, हमारी कंट्री में, तो फिर आता है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स आ रहे हैं, तो फिर उसमें भी लॉस है, क्योंकि आपकी महंगाई बढ़ जाएगी आपकी कंट्री में। ओके, तो ये बोला गया आपका मर्केंटिलिज्म थ्योरी में कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट को ध्यान नहीं दिया इन्होंने, और जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और डेवलपिंग कंट्री बेचारी वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। ओके,
वैसी की वैसी रही थी, इनफैक्ट इनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तो ये बोला गया मर्केंटिलिज्म थ्योरी में कि गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाते जाओ। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ना मर्केंटिलिज्म थ्योरी को एडम स्मिथ ने नहीं माना, ये लेकर आए एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब ये क्या बोलते हैं कि कंट्री शुड कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन विच इट होल्ड्स एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। जिसमें कंट्री को ज़्यादा, जिस प्रोडक्शन करने पे जिसमें कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है ना, कंट्री को उस पर ध्यान देना चाहिए। और मर्केंटिलिज्म में तो वो इम्पोर्ट की बात ही नहीं करी थी उसने, ठीक है, वो बस एक्सपोर्ट को ध्यान दे रहे थे। बट जो एडम स्मिथ आए ना, इन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट करने से नहीं होगा भाई। कोई भी कंट्री सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी सब में एक्सपर्ट नहीं होता, इसको भी ज़रूरत हो सकती है किसी चीज़ों की। तो फिर ये इम्पोर्ट भी लेकर के आए। तो export those goods and services for which a country is more productive than other countries। वैसी चीज़ों को एक्सपोर्ट करो जिसमें आप दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में एक्सपर्ट हो। ओके, और वैसी चीज़ों को इंपोर्ट करो जिसमें आप दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़े वीक हो। ओके, ये बोला गया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में। तो ये देखो, मैं इसको बता रही हूँ आपको एक स्टार्ट के थ्रू। दो कमोडिटीज़ है हमारे पास, वाइन एंड कंप्यूटर्स, और दो है आपके पास कंट्री, फ्रांस एंड यूएस। तो होता क्या है देखो, एक सेकेंड, हाँ, फ्रांस क्या कर रहा है ना, फ्रांस जब वाइन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो 70 हो रहा है प्रोडक्शन उसका, और कंप्यूटर्स बस वो 2 कर रहा है। और यूएस की प्रोडक्शन 50 है वाइन में और कंप्यूटर्स में 3 है। मींस जब कंपेयर करो ना आप, तो फ्रांस क्या ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो वो वाइन में वो ज़्यादा एक तेज़ है यूएस के कंपैरिजन में। यूएस को तो 50 लग रहा है, 50 हो रहा है उसका, लेकिन फ्रांस ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाइन। कंप्यूटर्स में वो बेचारा थोड़ा वीक है, ठीक है। कंप्यूटर्स किसके अच्छी है, तो यूएस की अच्छी है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज मीन्स जिसमें आपको ज़्यादा एडवांटेज मिले। तो फ्रांस को किस में एडवांटेज मिल रही है, फ्रांस को वाइन में हो रहा है। यूएस किस में एक्सपर्ट है, कंप्यूटर में। तो फ्रांस को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वाइन, और यूएस को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कंप्यूटर्स। ओके, ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ज़्यादा अच्छे कर रहे हो, आप उसको प्रोड्यूस करो और उसको एक्सपोर्ट करो, जिसमें वीक हो उसको इंपोर्ट कर लो। ओके, चलो, ये हो गया अपना एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आया अपना कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। किसने दिया, डेविड रिकार्डो ने। कब दिया, 1817 में। अब ये ना चैलेंज किया इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को। क्यों, इन्होंने क्या कहा कि हमेशा आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिले, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि कोई कंट्री हमेशा एक चीज़ में दो प्रोडक्ट अगर हम लेते भी हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कंट्री ज़्यादा अच्छा कर रही है तो एक प्रोडक्ट वो कम भी अच्छा कर रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोनों चीज़ में बेस्ट हूँ। ओके, जैसे देखो ये एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ। आपके पास है, ये देखो हमारा इंडिया और यूएस है। अब इंडिया जब, और ये ना, ये याद रखना कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में यूनिट पर यूनिट कितने कॉस्ट लग रहे हैं ना, उस पे ये करते हैं हम। ओके, तो स्पाइसेस तो और क्लोथ, दो कमोडिटीज़ है अपने पास। तो देखो, अब जब इंडिया स्पाइसेस प्रोड्यूस करती है ना, उसको पर यूनिट 100 रुपीज़ लगते हैं, और यूएस जब स्पाइसेस कर रही है उसको 200 लग रहे हैं। अब जब इंडिया क्लोथ, तो फ़ायदा किसको हुआ, इंडिया को हुआ, इंडिया को तो कम प्राइस में हो रहा है। और जब क्लोथ पे आते हैं, तो इंडिया जब क्लोथ प्रोड्यूस करती है पर यूनिट उसको 50 लग रहा है, और यूएस करती है तो उसको 300 लग रहे हैं, है ना। तो इंडिया को तो कम लग रहे हैं ना, पर यूनिट कॉस्ट इंडिया को कम लग रहा है, तो भाई इंडिया क्यों इंपोर्ट करेगी। इंडिया स्पाइसेस क्लोथ दोनों में ही उसको फ़ायदा है, दोनों ही प्रोड्यूस करने में, दोनों ही में वो एक्सपर्ट है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, तो इंडिया स्पाइसेस और क्लोथ दोनों में ही एक्सपर्ट है। तो ये बोला गया डेविड रिकार्डो की थ्योरी में। इन्होंने एब्सोल्यूट थ्योरी, एडवांटेज थ्योरी को बोला कि नहीं, वो चीज़ नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि हम एक में स्ट्रांग एक में वीक हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोनों में ही स्ट्रांग हूँ। तो देखो यहाँ तो मज़े हो गए इंडिया के, स्पाइसेस करे या क्लोथ करे, उसको दोनों में पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ रही है, तो वो क्यों इम्पोर्ट करेगी, वो तो दोनों ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी, है ना। चलो,
तो ये हो गया आपका प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच इट इज़ रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव दैन अदर कंट्रीज। उन सबको उनको एक्सपोर्ट या प्रोड्यूस करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, आप उसको प्रोड्यूस या एक्सपोर्ट करो। और जिसके कंपैरिजन और जिस दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जब आप वीक हो तो आपको उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहिए। किसने कहा? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने कहा। ओके, आई होप क्लियर हो गया हो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा मैं ये बता दूं आपको, देखो ये जो अपना एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है ना, इसको टू टू वन मॉडल भी बोलते हैं। पता है क्यों 2-to-1 मॉडल इसको इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि इसमें दो कंट्रीज हैं, दो कमोडिटीज हैं, बट फैक्टर एक ही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक ही है, सेम लेते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में। चलो इसलिए इसको 2-to-1 मॉडल भी बोलते हैं। अब आए अपने ओलीन जी, एचओ थ्योरी लेकर आए, हेक्सर ओलीन। ये कब आया? ये 1900s में आया है ये थ्योरी। और इस थ्योरी को एंडाउमेंट मॉडल या फैक्टर प्रोपोर्शन या टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, इन्होंने स्मिथ एंड रिकार्डो दोनों की थ्योरी को अपोज करा, चैलेंज करा। इन्होंने क्या कहा कि थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ कंट्रीज प्रोडक्शन फैक्टर्स, एग्जाम्पल लेबर की थ्योरीज जो होती कि कंट्री की जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, देखो अब हम एक एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं आपको, एक सेकेंड, हाँ, लाइक देखो अभी क्या है, किस तरह से ये बोला इन्होंने, क्या कहा कि ये एक्सपोर्ट, लाइक अभी आपके पास एक इंडिया है, ठीक है, ये एक सेकेंड रुको, ये इंडिया है और ये यूएस है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, क्लियर होगा आपको। ये इंडिया है और यूएस है। इंडिया क्या प्रोड्यूस करती है? इंडिया के पास ना लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। और यूएस के पास कैपिटल ज़्यादा है, तो यूएस क्या करेगी? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो ये इन्होंने क्या कहा ना, ये बोलते हैं अक्सर ओलीन कि जिनके पास जिस चीज़ की अबंडेंट रिसोर्सेस है, मीन्स जिस जो रिसोर्सेस मेरे पास जिस चीज़ की ज़्यादा है ना, हमें उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिसकी कमी है उसको इम्पोर्ट करना चाहिए। मीन्स हमारे पास लेबर की हमारे इंडिया में देखो तो लेबर ज़्यादा है ना, तो हमें लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और यूएस को क्या करना चाहिए? उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ की कैपिटल बहुत अच्छी है ना। तो ये बोला गया आपको एंडाउमेंट मॉडल में, एचओ थ्योरी में ये बोला गया। अब देखो ये मैं बता दूँ, एचओ थ्योरी है ना, इसको वो आपका इससे पहले वाले थ्योरी को क्या बोलते थे? कंपैरेटिव एडवांटेज में 2-to-1 मॉडल मैंने बताया ना, और ये एचओ थ्योरी को ना 2-to-2 मॉडल बोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें दो कंट्रीज थी, दो कमोडिटीज भी बन रही थी, ठीक है, और दो फैक्टर्स थे, एक लेबर एक कैपिटल, अभी मैंने बताया। तो फैक्टर्स जो थे ना वो भी यहाँ पे दो थे। ओके, तो इसलिए इसको 2-to-2 मॉडल भी बोला जाता है। ओके, तो ये क्या करते थे, ये सिर्फ ध्यान देना है कि जिसके अबंडेंट रिसोर्सेज हैं मेरे पास, मैं उनको एक्सपोर्ट करूं, और जिस चीज़ की कमी है मेरे पास उसको इंपोर्ट करूं। ओके, ये था आपका एचओ थ्योरी में। चलो अब ना ये एचओ थ्योरी जब आई ना, तो इसमें एचओ थ्योरी को चैलेंज करने वाले लोग भी आए, ठीक है। लियोनतिफ ने इसके थ्योरी को चैलेंज करा। चैलेंज क्या करा? मीन्स इन्होंने ये क्वेश्चन करा था कि क्यों भाई, यूएस में क्या हुआ था, यूएस में वो तो लेबर की उनके पास तो कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल्स ज़्यादा, उनके कैपिटल ज़्यादा अच्छे हैं, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि वो लेबर गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, लेबर इंटेंसिव गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू कैपिटल? क्योंकि उनके पास तो कैपिटल ज़्यादा है लेबर के कंपैरिजन में। यूएस में कैपिटल जो गुड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि कैपिटल ज़्यादा अच्छी है वहाँ की।
लेकिन फिर भी वो क्यों ऐसा कर रहे थे कि लेबर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे। ओके, ये कहा लियोनतिफ ने। लियोनतिफ बस सिंपल यही है, लियोनतिफ के पैराडॉक्स में इन्होंने एचओ की थ्योरी को अपोज करने की कोशिश करी थी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, अब ये ना, अब देखो अपना क्लासिकल थ्योरी हो गया ना सारा, अब ये है आपका कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। तो देखो ये कौन सा क्लासिकल हो गया, अब आपका आया मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज, है ना, मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज। तो इसमें फर्स्ट है आपका कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी कब आई आपकी? 1971 में। किसने लाया? स्टीफन लिंडर ने लाया। ये क्या करते हैं, कहते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, कंट्री सिमिलैरिटी। ये क्या कहते हैं कि वैसे गुड्स को क्या करो, आपका जो एक्सपोर्ट है ना, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो अपने सिमिलर कंट्री, आपके डोमेस्टिक कंट्री में के जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ आप ट्रेडिंग करो। फर्स्ट प्रोड्यूस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, पहले अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करो और फिर उसको एक्सप्लोर करो, एक्सपोर्ट करो वैसी कंट्रीज़ में जो आपकी ही जैसी हो। अब आपकी जैसी हो, हमारे जैसी कंट्री हो, मतलब जो जिनकी पर कैपिटा इनकम सिमिलर हो, जिनके कल्चर सेम हो, जिनके जियो फीचर्स लाइक इकोलॉजिकली या क्लाइमेट फैक्टर्स, वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर्स या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ जो सिमिलर है ना, मेरी कंट्री जैसे ही हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग करो। ये मॉडर्न थ्योरी में बोला गया, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी में बोला गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो अब ये आया अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कब आया? ये 1960s में आया है। किसने लाया? रेमंड वार्नर ने लाया। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये थ्योरी क्या बताती है ना कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट कैसे उठता है, कैसे गिरता है, मार्केट में किस तरह से किस लेवल पे रहता है, वो बताया गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में। स्टेजेस बताए गए हैं। ओके, तो स्टेजेस क्या हैं? फर्स्ट है आपका न्यू प्रोडक्ट स्टेज। किस तरह से लाना है? तो प्रोडक्ट जब न्यू है ना, न्यूली मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो हो जाता है आपका न्यू प्रोडक्ट स्टेज। सेकंड क्या है? मीज एक सेकंड, ये ना आपका मिच्योरिंग होगा। ओके, मिच्योरिंग, हाँ देखो मिच्योरिंग, तो ये था आपका ये है मिच्योरिंग। तो सेकंड होता है आपका मिच्योरिंग स्टेज, मीन्स अब आपका प्रोडक्ट मिच्योर हो गया है। ओके, मिच्योरिंग प्रोडक्ट स्टेज है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज। अब आपका प्रोडक्ट कैसा है? स्टैंडर्डाइज, मतलब मैं इसको स्टैंडर्ड ग्लोबल लेवल पे भेज सकती हूँ। ओके, ये आता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड स्टेज। अब देखो मैं इसको बताती हूँ आपको इस डायग्राम के थ्रू, क्लियर होगा ज़्यादा। देखो कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसका स्टेज कैसा होता है? तो वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, फिर धीरे धीरे वो फर्स्ट स्टेज हुआ आपका, फिर सेकंड स्टेज में वो क्या करा? ग्रोथ हुआ उसमें, ठीक है, वो अब और आगे बढ़ता जा रहा है। फिर मिच्योरिंग, फिर वो मिच्योर हो गया वो प्रोडक्ट अब, और एक समय ऐसा आता है कि फिर वो प्रोडक्ट धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाता है। ओके, तो ये लास्ट स्टेज है। मिच्योरिंग के बाद क्या होता है? वो प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है। तो ये इन्होंने बताया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में। ओके, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में ना, ये यूएस का एग्जाम्पल देकर बताया गया। मैं आपको बताती हूँ, रुको। इसमें हुआ क्या, लाइक देखो पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर। तो जब ये फर्स्ट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? मेक्सिको में। तो पीसी जब मेक्सिको में आया ना, तो वहाँ पे इनोवेटिव प्रोडक्ट था, बिल्कुल न्यू था, बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर लगा कि नहीं, इसको ग्लोबल लेवल पे भी हम भेज सकते हैं। फिर वो आया मिच्योरिंग स्टेज में, ठीक है। जब हम ग्लोबल लेवल पे उसको करने लग गए, अब जब हम ग्लोबल लेवल पे करने लग गए, बहुत अच्छे से चला। फिर एक समय ऐसा हुआ ना कि जो दूसरी कंट्रीज़ थी, उनको कॉस्ट कम पड़ने लग गई इसको प्रोड्यूस करने में। दूसरी कंट्रीज़ भी सोची कि हाँ चलो, इसका ये काफ़ी डिमांड है, तो क्यों ना हम भी प्रोड्यूस करें। तो जब दूसरी कंट्रीज़ भी इसका प्रोडक्शन करने लगी ना, उनको लो कॉस्ट पड़ने लग गए। तो ये जो मेक्सिको था ना, मेक्सिको को जितने लग रहे थे उससे भी कम में दूसरी कंट्रीज़ प्रोड्यूस करने लग गई।
फिर वो दूसरी कंट्री ही अपना ली उसको, और मास प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज़ का होने लग गया। ठीक है, इनोवेट तो मेक्सिको ने किया, बट मास प्रोडक्शन करने लग गई दूसरी कंट्रीज़, जिसको यूनिट कॉस्ट कम पड़ रहा था। ओके, तो ये बताया गया आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आया अपना ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिवेलरी थ्योरी। कब आया ये? 1980s में आया। किसने लाया? पॉल क्रूगमैन ने लाया। तो ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिवेलरी थ्योरी में क्या बोला गया कि ऑलवेज वांट्स टू गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट ग्लोबल फर्म्स। मीन्स आप ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओ ना मार्केट में कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सको ग्लोबली। मतलब कि कोई आपको बीट ही ना कर सके, कोई आपको compete ना कर सके। वो बोलते हैं ना, देखे होगे, कहीं कोई कुछ लेने के लिए जाओ, तो वो ना किसी स्पेशलाइज्ड शॉप पे ही मिल रहा होता है ना। तो वैसे प्रोडक्ट बनाओ कि बस आप उसमें यूनिक हो, आपका वो प्रोडक्ट कोई आपको बीट ना कर पाए। तो ये इसके लिए क्या करना होगा? तो क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री फॉर दैट इंडस्ट्री। तो ऐसे बैरियर्स क्रिएट कर दो ना कि दूसरे लोग उसमें एंटर ही नहीं कर सके। जैसे अभी आप आईफोन को ले लो, क्या मस्त चल रहा है आईफोन अपना, है ना। तो दूसरे लोग उसको compete नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आईफोन बैरियर्स क्रिएट कर रखा है। वो वेरिएशन लाता रहता है। कैसे बैरियर्स? किस टाइप के? तो लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते रहो, उसमें इनोवेशन करते रहो उस प्रोडक्ट में। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेकर रखो, सो दैट कोई और उसमें इंटरप्ट ना कर सके, उसका कॉपी ना कर सके। और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे। ओके, और ऐसा करो कि वो प्रोडक्ट आपका, वो बिजनेस जो है आपका, वो यूनिक चले, कोई आपको बीट ना कर सके, उस इंडस्ट्री में एंटर करने का सोच ना सके। तो ये था आपका ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिवेलरी थ्योरी। रेवेलरी ना आए और आप ग्लोबल लेवल पे अच्छे स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ते जाओ। ओके, ये था आपका ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिवेलरी थ्योरी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अपना लास्ट थ्योरी है, पॉटर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। कब आया ये? 1990 में आया। अब ये क्या बोलता है ना, इन्होंने 4 फैक्टर बताए कि कौन लेकर आए? माइकल पोर्टर। ओके, और इन्होंने ना 4 फैक्टर बताए। ये 4 फैक्टर्स को अगर आप एकदम सॉलिड बढ़िया से कर लिए ना, फिर आपकी बिजनेस अच्छे से चलती जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। तो फॉर्म की स्ट्रैटेजीज अच्छी रखो, आपको अपनी रिवेलरी कौन है वो पता होनी चाहिए, और डिमांड की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, और आपकी जो सपोर्टिव रिलेटिव इंडस्ट्रीज है ना, रिलेटेड हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं जो इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही है, वो बेस्ट होने चाहिए। फैक्टर कंडीशंस, जो भी फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज हैं आपके, वो बेस्ट होने चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को अगर आपने बेस्ट कर लिया ना, तो आपकी बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग वाई सम नेशन आर मोर कॉम्पिटिटिव इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। इसने फोकस करा कि क्यों कुछ नेशंस एक्सपर्ट होते हैं। ओके, लाइक देखो, आप ये होता है, हम जब मार्केट जाते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए जाओ, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया लेना है तो लो वरना निकलो, है ना। तो क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि वैसा हमें और नहीं मिलेगा। वो बेस्ट करके रखे हैं अपना, बिल्कुल उनको पता है उनकी रिवलरी कौन है, डिमांड क्या है मार्केट की, है ना। वो अपना स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हैं। तो ये है आपका पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, जिसमें इन्होंने इन 4 चीज़ों पे फोकस करा और बोला इनको स्ट्रॉन्ग करो, तो आपकी बिजनेस ग्लोबल लेवल पे चलती जाएगी परफेक्टली। ओके, चलो, तो फ्रेंड्स अपना थ्योरी हो गया सारा। ओके, थ्योरी कंप्लीट कर लिया है अपना। तो क्लास रैप अप करने से पहले आप, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने पहले भी बोला है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट में से जो भी आपका नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और मुझसे फ्रेंड्स जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस लाऊंगी आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। ओके, आप इसका एक्सेस अच्छे से ले सकोगे इस सीरीज़ का।
तो आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। और आपको कंटेंट रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आप मुझसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बोल देना। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना। ये मेरा वी लर्निंग करके टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज़रूर से ज्वाइन करो। इस पे मैं डेली पेपर 1 पे क्विज़ेस करवा रही हूँ और पेपर 2 की भी क्विज़ेस स्टार्ट होंगी उस पे। और आपको नोट्स चाहिए या ऑडियो लेक्चर, जो भी आपको डाउट हो हम डिस्कस भी करते हैं वहाँ। और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछना, मैं ऑडियो लेक्चर के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। कीप ऑन लर्निंग।